हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, दैट इज लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिल का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। ठीक है, अब ये बिल क्या होता है? तो बिल से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड होता है एक्ट, ACT एक्ट। ठीक है, ACT एक्ट, जो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये एक्ट पहले बिल थे। ये एक्ट क्या पहले बिल थे? जैसे सास भी कभी बहू थी। ठीक है, आप अभी बड़े हो गए, पहले कभी छोटे रहे होगे, तो वैसे ही एक्ट का बचपन वाला नाम क्या है? बिल है। एक्ट का क्या है? बचपन वाला नाम क्या है? बिल है। तो जैसे सास भी कभी बहू थी, एक्ट भी कभी बिल था। अच्छा, अब ये बिल होता क्या है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्ट बनता कैसे है। तो पेपर में रूल्स रेगुलेशन लिख के आते हैं अपन, पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पे दोनों हाउसेज में हम चीजों को पास करवाते हैं, और जब वो पास हो जाते हैं, प्रेसिडेंट के उसमें साइन हो जाते हैं, तब वो बन जाता है एक एक्ट। ठीक है, जब वो इन प्रोसेस में हो रहा है, जब वो पार्लियामेंट में एंट्री ले रहा है, ठीक है, जब बाहर निकल गया तो क्या बन गया? एक्ट। जब पार्लियामेंट में एंट्री ले रहा है, वो एक मेयर पेपर है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, वो क्या होता है? बिल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? बिल होता है। क्लियर बात है? हाँ जी सर। देखो, in order to formulate a law, all legislative proposal have to be brought in form of bills. The process of law making begins with the introduction of bill in either of the house of parliament. A bill can be introduced either by a minister or a member or other than a minister. यानी कोई मिनिस्टर, कोई मेंबर या other than मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में बिल ले जा सकते हैं। क्लियर बात है? हाँ जी सर। आगे, इन द फॉर्मर केस यानी मिनिस्टर वाले केस में इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल। इन द लेटर केस इट इज नोन एज प्राइवेट मेंबर बिल। अगर मिनिस्टर कोई लेके आ रहे हैं बिल, उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बिल। अगर अदर देन मिनिस्टर कोई बिल लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यानी एक पेपर में रूल रेगुलेशन लिख के अगर कोई सरकार का आदमी जा रहा है, मतलब कोई मिनिस्टर जा रहा है, तो उस पेपर को हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बिल। ठीक है, अगर कोई आम आदमी जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल। क्या बेटा, समझ में आया? क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल। आगे बढ़े अपन। ठीक है, आगे बोल रहा है आर्टिकल 107 स्पेसिफाइज द प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117। क्या बोल रहा है? आर्टिकल 107 में, जिसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 109 और 117 के साथ में, उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि क्या बिल होता है, कैसे वगैरह इसको इंट्रोड्यूस करना है। With respect to money bills and other financial bill, a bill may originate in either house of the parliament. कोई भी बिल हो, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पहले जा सकता है। ऐसे नहीं कि भैया लोकसभा में पहले आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, राज्यसभा में चले गया, फिर लोकसभा में चले गया, फिर पार्लियामेंट के पास चले गए। क्लियर हो गया? बट एक एक्सेप्शन है कि जो भी मनी बिल होगा, मनी बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस इन स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 107 क्या बोलता है कि कोई भी बिल है, ठीक है, उसको दोनों हाउस से पास होके जाना पड़ेगा। किसी भी हाउस में वो पहले बाद में जा सकता है, बट अगर वो मनी बिल है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बिल है, तो वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 109। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। फिर नीचे लिखा हुआ है कि अ बिल अंडर गोज इन ईच हाउस, ठीक है, लोकसभा में भी जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, बिफोर इट इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। एसेंट यानी हामी भर दे प्रेसिडेंट, उसमें साइन कर दे, उसके पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों से जाता है, दोनों में पास होने के बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे मान लो मैं एक बिल लेके आया, लोकसभा में गया, वहां पास हो गया, राज्यसभा में ले गया, राज्यसभा वालों ने बिल रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? बिल में कुछ चेंजेस करूंगा, क्योंकि वो कुछ बोल के ही रिजेक्ट किए होंगे, कुछ चेंजेस करने बोलेंगे, तो उस हिसाब से मैं चेंजेस करूंगा। राज्यसभा में ले गया, ठीक है, उसके पहले लोकसभा में भी दिखा दिया भैया ये चेंजेस हुआ, सहमत हो? ठीक है, राज्यसभा के पास गया कि देखो चेंजेस हो गया, वो पास कर देंगे, उसके बाद जाऊंगा मैं प्रेसिडेंट के पास। तो ये क्या है? पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को होने में कुछ दिन में भी हो सकता है, महीने भी लग सकते हैं, और सालों साल भी ये प्रोसेस चल सकता है। कोई इसमें मतलब टाइम लिमिट तो है ही नहीं, कितना भी टाइम लग सकता है। ठीक है, सरकारी काम वैसे ही पता है बहुत जल्दी से होता है अपनी कंट्री में। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि सब चीजें परफेक्ट है या नहीं है स्टार्टिंग में। Therefore, every bill goes through several rounds of debates and scrutiny before it becomes law. Therefore, the time frame of some who is one that takes time of weeks or sometime month. ठीक है, वीक और मंथ भी लग सकते हैं लॉ बनते बनते, मतलब एक बिल को एक्ट बनते बनते महीने हफ्ते भी लग जाते हैं। आर्टिकल 123 बात करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब ये दोनों जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वो क्लोज है, बट कोई रूल रेगुलेशन लॉ वगैरह लाने की जरूरत है, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जो है वो लॉ बना सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेंस। ऑलरेडी अपन ने चैप्टर 1 में
पढ़ा है, कहां दिया है, आर्टिकल 123 में। इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं ताकि कंट्री में जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। बट ऑर्डिनेंस का भी मैंने आपको बताया था कि एक रूल है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में आ जाएंगे तो विद इन 6 वीक्स के अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट एक चीज यहां पे और लिखी है, फ्रॉम 6 वीक टू 6 मंथ डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज। द टेन्योर ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन वेरी फ्रॉम 6 वीक्स टू 6 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस। अब इसका क्या मतलब हो, तो 6 वीक का तो मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट के दोनों हाउस है, विद इन 6 वीक आपको उसको प्रेजेंट करना है। 6 मंथ का क्या सिस्टम है यहाँ पे, तो 6 मंथ का क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया साल भर काम नहीं करते, बीच में थोड़ा टाइम इनका ब्रेक रहता है, तो जो ब्रेक का टाइम है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ब्रेक का टाइम है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 6 मंथ 6 वीक। तो क्या होगा, 6 महीने से पहले पहले हाउसेस दोनों अपने वर्किंग स्टेज में आ जाएंगे, उसके 6 वीक के अंदर अंदर आपको उसको प्रेजेंट एक बार करवा देना है। क्लियर हो गई बात, हाँ जी सर। Similar power have been provided to the governor of the state under Article 213 in territorial remit of the concerned state। जो ऑर्डिनेंस निकालने की पावर है प्रेसिडेंट को, जो पूरे कंट्री पे लागू होगी, वो है आर्टिकल 123 पे। पर मान लो ऐसी पूरी कंट्री में कोई इमरजेंसी नहीं है, ऐसी एक स्टेट में कोई इमरजेंसी आई है, तो उस केस में अगर हमको ऑर्डिनेंस निकालना है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर में नहीं है, पावर में मतलब वर्किंग में ही नहीं है, हॉलीडे में, वेकेशन चल रहा है उनका, ठीक है, तो उस केस में जो स्टेट के गवर्नर है वो आर्टिकल 213 के अंदर ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, उनको पावर है। क्लियर हो गई बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 बता रहा है कि भैया हमको लॉ को शहर शहर तक, तो आगे हमको गांव गांव तक भी ले जाना है, जहां लोग रह रहे हैं अगर उनके साथ कहीं भी गलत हो रहा है हमको जस्टिस उनको डिलीवर करना है। यानी भैया एक रिमोट एरिया में गांव में एक आदमी भी रह रहा है, उसके लिए भी हमको वहां तक लॉ पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, पंचायत सिस्टम कहीं चल रहा है तो उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है, वो कैसे चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चलते रहे, जो लोगों को जस्टिस है वो डिलीवर होते रहे। इसके लिए आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 इलस्ट्रेट हाउ पावर शेयरिंग हैज गॉन अ स्टेप फर्दर विद रिस्पेक्ट टू रूरल इंडिया इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट लोकल गवर्नेंस एंड रिक्वायर्ड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द सेम। ठीक है, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए आर्टिकल 243 में बात कही गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा 368, आर्टिकल 368 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड एनी by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। क्या बोल रहा है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जब भी कभी पार्लियामेंट को लगे कि किसी एक एक्ट में, किसी में कोई आर्टिकल में हमको कोई चेंज लाने की जरूरत है, और वो चेंज कुछ भी हो सकता है, कोई एडिशनल चीज उसमें ऐड करनी है, कोई चीज माइनस करनी है, या पूरा का पूरा ही आर्टिकल हटा देना है, तो वो कर सकते हैं। आर्टिकल 368 उनको पावर देता है। एग्जांपल आर्टिकल 370 का हटाना, पूरा का आर्टिकल 370 क्या हो गया, हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 368 में पावर थी कि आप किसी भी आर्टिकल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अमेंड कर सकते हो। अमेंड यानी कोई भी चेंज करना, बाय वे ऑफ एडिशन, कोई चीज हमने ऐड कर दी। पहले 4 पॉइंट लिखे थे, सिचुएशन को देखते हुए 2 पॉइंट और अपन ने जोड़ दिए, ठीक है। वेरिएशन और रिपील, रिपील यानी पूरी तरीके से कैंसल आउट कर देना, यानी ये चीज कभी थी ही नहीं, ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना। जैसे आर्टिकल 370 क्या हुआ, रिपील हो गया, यानी हम मान लेंगे कि आर्टिकल 370 आज से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, नल एंड वॉइड है, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल पावर देता है, 368। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। नीचे एक लास्ट चीज यहाँ पे दी हुई है, however with all this power conferred there remains a risk of introduction or deletion of certain law which are in contravention of the right that are fundamental to human survival with dignified life and enhancement of the same। क्या बोलता है कि आए दिन हम कुछ ना कुछ लॉ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ लॉ में चेंजेस वगैरह आते रहते हैं, तो कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम ऐसा लॉ बना बैठे या किसी लॉ में ऐसा चेंज हम कर बैठे जिससे जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारी फंडामेंटल राइट है, उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ये केस, ठीक है, के भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला mentioned any amendment which is contravention of the fundamental right of an individual will be unconstitutional। अगर गलती से हम कोई ऐसा चेंज कर देते हैं, कोई ऐसा लॉ आ जाता है, किसी एग्जिस्टिंग लॉ में कोई ऐसा चेंज हो जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, यानी उस चेंज को, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, वर्डिक्ट है। किस केस में, तो भैया के भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा लॉ जो इंसान के, ह्यूमन बीइंग के, इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, ऐसा कोई भी चेंज, ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी एक्ट क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी लॉ उसको मान्यता नहीं देता है। क्लियर हो गई बात, हाँ जी। However, despite all such checks and balances, power are transit and disputes arise. In order to seek correct understanding and validity of law, by law concerned,
वी अप्रोच द कोर्ट टू एड्रेस द मेरिट इन द सिचुएशन एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। फिर भी बोले कि कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन हो जाती है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, उसके लिए हमको कहाँ जाना है, कोर्ट के पास जाना है, ताकि हमको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन हो गया है, तो लॉ में एक्चुअल क्या लिखा है, लॉ का ऐसे मीनिंग क्या है, क्योंकि अब हर कॉमन मैन को जिसने लॉ की पढ़ाई नहीं की, जिसको पता नहीं है, तो वो कैसे समझेगा कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश अलग होती है, लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। क्लियर हो गई बात? तो अगर हमको उस लीगल लैंग्वेज को समझना है, लॉ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, कोई डिस्प्यूट हो जा रहा है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे हमारे कोर्ट के पास। हम कहाँ जाएंगे? हमारे कोर्ट के पास। अब कोर्ट कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो ये बनेगा आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब कौन कौन से कोर्ट होते हैं, उन कोर्ट्स की क्या क्या पावर है, हम कब किस कोर्ट में जा सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जिसका नाम है लीगल सिस्टम एंड कोर्ट मेथड्स। ठीक है, इसी टाइप का कुछ लीगल मेथड या कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कोर्ट के बारे में। तो देख रहे हो कितने प्रॉपर बैलेंस्ड वे में फ्लो बनते बनते हम आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आई होप आपको सब बातें क्लियर होती जा रही है। फर्स्ट चैप्टर में हमने सोर्सेज ऑफ लॉ देखा, लॉ क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि लॉ कैसे बनाया जाता है। तीसरे में देखेंगे कि अगर कोई कंफ्यूजन हो गई है, तो उस कंफ्यूजन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चीज हम देखेंगे आपके थर्ड चैप्टर में। तो काफी बढ़िया फ्लुएंट तरीके से आपका जो करिकुलम है वो डिजाइन है और बढ़िया तरीके से ये लाइन वाइज चलते जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो विद दिस आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। मिलूंगा आपसे एक और नए लेक्चर में, बट तब तक के लिए आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।